स्क्विड गेम ने जिन हजारों लोगों की जान ली, उनके पीछे ऐसे लोगों का रैंक छुपा हुआ है जो आपकी कल्पना से बहुत ज्यादा परे है। सन 1988 से हर साल एक नया गेम शुरू होता है जो पिछले गेम से ज्यादा डेंजरस होता है, केवल यह यकीन बनाने के लिए कि स्क्विड गेम के सिस्टम हार्ड एंड सेफ है, जिसमें लोगों को अविश्वसनीय तरीके से एक पोजीशन में रखा गया है। मैं आप सबका यहाँ तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जहाँ फर्स्ट रैंक इस सेल्समैन से शुरू होता है, जिसे स्क्विड गेम के गेट कीपर के रूप में देखा जा सकता है, जो कि उन प्लेयर्स की पहचान करके उनका सिलेक्शन करता है और उन्हें मौत के गेम तक पहुँचाता है। यही बात उसे खतरनाक बनाती है। इमेजिन कीजिए कि आप किसी मेट्रो स्टेशन पर दुखी और अपने जीवन से परेशान बैठे हैं। तभी वहाँ सूट बूट पहना एक खुशमिजाज व्यक्ति आता है और आपको ताकची का एक आसान गेम खेलने का मौका देता है। अगर आप जीतते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं, बट अगर आप हार जाते हैं तो बस एक थप्पड़ खाना होगा। आप मेरे साथ ताकची खेलिए और हर बार जीतने पर मैं आपको 1 लाख वॉन दूंगा। सुनने में सही सलामत लग सकता है, लेकिन यह खेल आपके जीवन का सबसे खतरनाक और लाइफ चेंजिंग होगा जो आप कभी खेलेंगे। आप देख सकते हैं कि सेल्समैन केवल आपके हुनर का टेस्ट न लेकर वह आपकी डिप्रेशन से भरी लाइफ का टेस्ट ले रहा है, क्योंकि वह जानता है कि आप अपनी लाइफ में सब कुछ गवा चुके हैं और अगर स्क्विड गेम में उसे एक मौका मिल रहा है अपनी लाइफ चेंज करने का, तो वह हर प्रकार के अपमान या दर्द को सहने के लिए तैयार है। इधर जीवन सब कुछ भुला देता है, फिर चाहे आपने हारने पर कितनी बार थप्पड़ क्यों न खाई हो। फिर जब प्लेयर फाइनली जीत जाता है तो उसे पैसे के साथ एक बिजनेस कार्ड मिलता है, जिसमें किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की कोई डिटेल नहीं होती, बस एक फोन नंबर होता है। तो आप स्क्विड गेम में एंटर कर और ऐसी इजी गेम्स खेलकर इससे भी ज्यादा कमा सकती हैं। तो सर, क्या आप मेरे साथ गेम खेलना चाहेंगे? यही सेल्समैन का रोल है, जो अपने टैलेंट से प्लेयर को जोड़ता है, बट ये किसी को भी गेम खेलने के लिए मजबूर नहीं करते। देखा जाए तो सेल्समैन सिर्फ एक भर्ती करने वाला नहीं है, बल्कि वह एक मैनिपुलेशन करने वाला है, जबकि उन्हें बचाने के अलावा वह उन्हें और भी खतरनाक सिस्टम में बांध देता है। वास्तव में देखा जाए तो सेल्समैन खुद इन गेम्स का खलनायक है। सो किस प्रकार वह सबसे कमजोर लोगों को खोजता है और उन्हें इन अमीर जादों का मनोरंजन बना देता है। इसलिए सेल्समैन इन टॉप रैंक वालों से बिल्कुल डिफरेंट है। फिर भी वह इन सभी में सबसे इम्पोर्टेंट लोगों में से एक है, लेकिन अगर वह है तब भी वह इन हजारों लोगों की मौत के लिए अविश्वसनीय रूप से जिम्मेदार नहीं है। उसके हाथ एकदम साफ है। सेल्समैन के दिमाग में तो यही है, बिकॉज जब वह किसी व्यक्ति को बिजनेस कार्ड देता है तो वह प्लेयर्स को उनके डिसीजन पर छोड़कर चला जाता है। फिर भी अगर आप उसे जिम्मेदार मानते हैं, जैसे कि सोंगी हुन ने उन्हें गलत समझा और उन्हें खोजने के लिए 2 साल से अधिक समय लगा दिए, अगर वो इस बार भी हाथ नहीं आया ना, तो 1 साल और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन वह मिला भी तो उसने एक और गेम स्टार्ट कर दिया, जिसमें सेल्समैन ने 2 व्यक्तियों को स्टोन पेपर सीजन खेलने पर मजबूर किया, जिसे आप एक रूम का स्क्विड गेम भी बोल सकते हैं, जहां वो इन दोनों में से एक को मार देता है और जो जीवित बचता है उससे पूछता है कि तुम किसके लिए काम करते हो। पता चलने पर सेल्समैन सोंगी हुन के अड्डे पर पहुंच जाता है। तुमने तो बड़ी शिद्दत से मुझे ढूंढने की साजिश की। जहाँ ये दोनों ठीक वैसे ही मिलते हैं जैसे ये फर्स्ट टाइम मेट्रो स्टेशन पर मिले थे, लेकिन इस बार फर्क इतना है कि पहले सेल्समैन इन्हें खोज रहा था और अब सोंगी हुन इन्हें खोज रहे हैं। यहाँ भी एक मौत का गेम स्टार्ट होता है, लेकिन इस बार गेम का मजा सेल्समैन को भी चखने को मिला। ये अपने मालिक के प्रति काफी लॉयल थे, जिसने अपने सीनियर का जरा भी खुलासा नहीं किया। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सेल्समैन कोई कम रैंक का नहीं है, क्योंकि इनका अपने मालिक के साथ सीधा संपर्क है। ये पहले पिंक गार्ड में से एक थे। इनके पिता ने गेम में पार्टिसिपेट किया था, जो कि गेम हार गए और इनसे अपने पिता की जान लेने को कहा गया, लेकिन इन्हें अपनी पिता की जान लेने में जरा सा भी एहसास नहीं हुआ। इसके बाद इनका प्रमोशन हुआ और ये गेम में प्लेयर्स जोड़ने का काम करने लगे। लेकिन अगर अब बात करें पिंक गार्ड्स के बारे में, तो इनका एक पूरा ग्रुप है, जिन्हें 3 लेवल्स पर डिवाइड करके रैंक दिए गए हैं। इसमें से सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं, जहाँ ये पिंक गार्ड जिसे सर्कल मास्क से रिप्रेजेंट किया गया है, जिसे कुछ अंधे के हाथ कंट्रोल करते हैं, जो स्मूथली तरीके से अपना काम करते रहते हैं। इन्हें हल्के लेकिन आवश्यक वर्क सौंपे जाते हैं, जो सुनिश्चित करते हैं कि कोई रुकावट न हो। देखा जाए तो ये अनिवार्य रूप से पिंक गार्ड वर्कर्स के सिटीजन्स हैं, जिन्हें रैंक के हिसाब से ड्यूटी मिलती है, जैसे गेम मैनेजमेंट में हेल्प, मेंटेनेंस करना और साफ सफाई के काम संभालने के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। वे मरे हुए प्लेयर्स के डेड बॉडीज को ले जाने के साथ साथ उन्हें भट्टी में जलाने का भी काम करते हैं और प्लेयर्स को खाना भी देते हैं। अगर पिंक गार्ड न होते तो शायद ही गेम्स सही ढंग से कंप्लीट हो पाते, लेकिन इसके बावजूद भी कोई इनकी फिजिकल डिमांड्स पर ध्यान नहीं देता। पिंक वर्कर्स बाकी गार्ड की तरह ही हार्ड रूल्स के बीच रहते हैं। वे हाई रैंकिंग मैनेजर्स के बिना परमिशन की बात नहीं कर सकते और उन्हें उसी ऑर्डर पोजीशन में रहना होता है जब तक कि हाई रैंकिंग वाले आदेश न दें। उन्हें हथियार रखने तक की परमिशन नहीं है और ना ही किसी प्रकार की डिसीजन लेने की पावर। साथ ही इन्हें अपने कमरे के बाहर हर समय मास्क पहनना होगा। इनका रोल इनह्यूमन नेचर जैसा है, जो कि इनके बिहेवियर से झलकता है। उन्हें प्लेयर्स के प्रति संपत्ति या फेवर दिखाने की इजाजत नहीं, फिर चाहे उन्होंने कितनी भी गड़बड़ क्यों न की हो। वे रूल्स फॉलो करते हैं और जो कुछ भी हो रहा होता है उसे देखते रहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है मानो इनसे इनकी ह्यूमैनिटी एंड मोरलिटी छीन ली गई हो और इन्हें मात्र हथियार बना दिए, जो अपनी ड्यूटी और इक्वालिटी को ही सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस देते हैं। वे रूल्स में इतने ही बंधे होते हैं जितने की गेम्स
मैच में प्लेयर अगर ये गेम में फेल होते हैं तो इन्हें एलिमिनेट कर दिया जाता है। ठीक ऐसे ही गार्ड से कुछ गलत हुआ तो इन्हें भी खत्म कर दिया जाता है। फिर चाहे वह सिस्टम के फेसलेस स्टाफ हो या प्लेयर्स, सभी स्क्विड गेम के शिकार बने हुए हैं। अपने चेहरे छिपाकर और आवाज को दबाकर ऑर्गेनाइजेशन यह सुनिश्चित करता है कि वे केवल गेम्स के मशीनरी हैं, जो अपनी पर्सनैलिटी को काफी हद तक गवा चुके हैं। वैसे एक प्रकार से देखा जाए तो ये सही भी है, क्योंकि कुछ वर्कर्स स्क्विड गेम के रूल्स को तोड़ते हैं। इन साथ ही वे प्लेयर्स के साथ पक्षपात करके गेम्स का मजा भी खराब करते हैं, जैसा कि 2 वर्कर्स के साथ देखा गया। इन्होंने रूल्स को तोड़ा और प्लेयर नंबर 111 के साथ मिलकर साजिश रची, जो कि एक डॉक्टर थे। बकवास बंद करो और मुझे बताओ कल कौन सा गेम खेलने वाले हैं। ये पिंक सोल्जर के साथ जुड़कर मरे हुए प्लेयर्स के ऑर्गन्स का कालाबाजारी करते थे। वैसे देखा जाए तो ऑर्गन्स कलेक्शन का ये अभियान सीजन 2 में भी जारी था, जबकि इन्हें ऐसा करने पर सीजन 1 में काफी बुरी सजा मिली थी। परंतु यहाँ हम देखते हैं कि कुछ गार्ड्स जानबूझकर प्लेयर्स को गेम में जिंदा रखते हैं। मैंने बोला था ना तुम्हें, वही बॉडीज लाना जिनमें थोड़ी जान बाकी हो। क्या बकवास कर रहे हो, मैंने जानबूझकर इन्हें सिर्फ घायल ही किया था। और ये गार्ड इन वर्कर से हाई रैंक पर है, जिनके मास्क पर ट्रायंगल बना हुआ है, जो स्क्विड गेम के ब्रूटल रूल्स के ऑफिशियल प्रमोटर हैं, जिन्हें गेम्स के बीच बल और भय बनाए रखने का काम सौंपा गया है। इन दोनों गार्ड्स के बीच यही मेजर डिफरेंट है, जो कि अपने रैंक के हिसाब से ज्यादा कठोर और गुमनामी में रहते हैं, जो गेम्स में कंट्रोल और डर का माहौल बनाए रखते हैं, जिससे कि कोई गेम में चीटिंग या उनके रूल न तोड़े। इसलिए इन सोल्जर को सब मशीन गन और रिवॉल्वर से लैस किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गेम में फेल प्लेयर्स को जल्दी से खत्म किया जा सके। जिसमें गार्ड नंबर 11, जो कि इन रूल्स को सही से फॉलो कर रही थी। जिनमें थोड़ी जान बाकी थी, उन्हें दोबारा गोली मारने की क्या जरूरत थी? मैं तो सिर्फ अपना काम कर रही थी सर। वह इन बुरे गार्ड से लड़ रही थी, जो प्लेयर को अपने फायदे के लिए जिंदा रखते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें दुखी एंड फेल प्लेयर्स को खत्म करने के ऑर्डर्स मिले थे कि उन्हें आइलैंड पर लोगों को खत्म करने के साथ साथ रूल्स भी फॉलो करने होंगे। तो ये इस झगड़े को शांत न कराए, क्योंकि यह भी एक प्रकार की स्पेशल गेम होती है। परंतु सीजन 1 और 2 में जब लड़ाई हुई तो उन्हें रोकने का एक कारण यह था कि गेम में ये दोनों एक स्पेशल कैरेक्टर थे, तो इन्हें बचाने के लिए ही गार्ड्स को जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना पड़ा, बिकॉज इन्हें दोनों बार ही ऊपर से ऑर्डर मिले थे। और अगर अब बात करें पिंक गार्ड्स के टॉप रैंक के बारे में, जिसके मास्क पर एक वर्गाकार शेप बना हुआ है, जिन्हें गेम में एक स्पेशल दर्जा दिया गया है, जो फ्रंटमैन के साथ काम करते हैं, जिन्हें आप ग्राउंड लेवल के लीडर कह सकते हैं। यह पिंक सोल्जर ट्रायंगल और सर्कल वालों की देखरेख के साथ साथ गेम को स्मूथली एंड कैपेबल तरीके से मैनेजमेंट करते हैं। इनके पास केवल रिवॉल्वर ही होती है। ये बाकी गार्ड्स के कंपेयर में इसलिए खास है क्योंकि ये लोएस्ट रैंक से ऊपर उठकर आए हैं, जो लीडर की अनुपस्थिति में गेम्स के सभी काम संभालते हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो ये स्क्विड गेम की रीढ़ है, जिन पर लीडर्स का ज्यादा भरोसा है। वे फ्रंटमैन और लोएस्ट रैंक के मिडल पॉइंट में काम करते हैं, उनके ऑर्डर्स को लागू करते हैं, साथ ही गार्ड्स के बीच अरेंजमेंट बनाए रखते हैं, जो कंडीशन के हिसाब से खुद भी डिसीजन ले सकते हैं, जबकि यह दर्जा अदर गार्ड्स को नहीं दिया जाता। यह प्लेयर्स और सभी गार्ड्स के बीच अधिक स्वतंत्रता से बोलने के साथ साथ प्रोग्राम्स की भी अनाउंसमेंट कर सकते हैं। इन सब के बावजूद भी यह पूरी तरह से इंडिपेंडेंस नहीं है, बल्कि इन्हें भी बड़े हाथ कंट्रोल करते रहते हैं, यानी कि ये भी रूल्स में बंधे हुए होते हैं, जैसे कि हनीकॉम गेम में देखने को मिला, जहाँ प्लेयर नंबर 119 जिसने वर्गाकार गार्ड पर बंदूक तान दी थी और उसे मास्क उतारने पर मजबूर किया। जब प्लेयर ने देखा कि मैनेजर वास्तव में कितना यंग है तो उसने खुदकुशी कर ली। हालांकि उसने गार्ड से मास्क दबाकर उसे भी मुसीबत में डाल दिया। फ्रंटमैन वहां आया और उसे रूल तोड़ने पर शूट कर दिया। याद रखना, अगर तुम्हारा चेहरा दिख गया तो तुम मारे गए। फाइनली देखा जाए तो फ्रंटमैन इस लिस्ट के दूसरे सबसे हाई रैंकिंग मेंबर हैं। ये अपने से नीचे के लोगों पर कंट्रोल बनाए रखते हैं, जो गेम्स के साथ साथ गार्ड्स के हर कदम पर नजर रखते हैं। एक्चुअली फ्रंटमैन खुद पहले गेम्स के विनर रह चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इनकी पत्नी को एक रेयर बीमारी थी, जिससे इनकी हालत ज्यादा खराब हो गई, सो अर्जेंट इन्हें लिवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता थी। और तभी इन्हें इलाज के दौरान पता चला कि इनकी पत्नी प्रेग्नेंट भी है। डॉक्टर ने बताया कि डिवोर्स करा लें तो वह बच सकती है, लेकिन इन्होंने इसके लिए मना कर दिया और खतरा उठाकर बच्चे को जन्म देने का डिसीजन लिया। बट अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई और उनके परिवार को न तो ऑर्गन डोनर मिल सका और ना ही पैसा, जबकि इन्होंने बहुत सारा उधार ले लिया था, फिर भी ये इन्हें नहीं बचा सके। फ्रंटमैन ने सालों पहले ही अपने सौतेले भाई को किडनी दान कर दी थी। वो आदमी जिसके पास सिर्फ एक ही किडनी थी, और वो आदमी मेरा भाई है। इन्होंने रॉन्ग व्यक्ति से कर्जा लिया था, जिस वजह से इन्हें कजन पुलिस फोर्स मेंबर्स ने इसे रिश्वत के रूप में देखा, सो इन्हें नौकरी से भी निकाल दिया गया और इन्हें स्क्विड गेम में ढकेल दिया। अब इनके पास पैसे कमाने का यही एक तरीका था। इसके बावजूद भी इन्होंने गेम्स की खूबसूरती को देखा। उसे विश्वास था कि जब तक दुनिया अच्छे के लिए बदलने का फैसला नहीं करती, तब तक स्क्विड गेम ऐसे ही चलती रहेगी। ये कोई बच्चों वाला खेल नहीं है, इस तरह तो हमने से कोई नहीं बचेगा। बट इतना हाई रैंकिंग पोजीशन पे होने के बावजूद भी इन्होंने सीजन 2 में सब कुछ त्याग दिया, ठीक वैसे ही जैसे ओ इल्लम यानी प्लेयर नंबर 1 ने किया था। जब फ्रंटमैन को पता चला कि सोंगी हुन अगेन गेम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो ये भी गेम में प्लेयर नंबर 1 के रोल में एंटर होते हैं, जहाँ ये अपना नाम योंगिल बताते हैं ताकि किसी को इन पर शक न हो और सोंगी हुन के नजदीक रहकर उनके साजिशों का पता लगा सके। तुम्हें तो अगली गेम पता होगी ना। इनकी एंट्री ही गेम में बिगेस्ट बैटल बन जाती है, क्योंकि फ्रंटमैन ने समाज का सबसे बुरा रूप देखा है, उसे ह्यूमैनिटी में कोई उम्मीद नहीं है, जबकि सोंगी हुन इनके अपोजिट हैं। गेम में फिर से प्रवेश करने से लेकर और सोसाइटी द्वारा कचरा समझे जाने वाले लोगों से घिरे होने के बावजूद उसे उम्मीद है कि वे सभी इस डेडली गेम से जीवित बाहर निकलेंगे। हालांकि जब फ्रंटमैन गेम में एंटर हुए तो इन्हें एक नई फ्रंटमैन की जरूरत थी, जो इनके बाद गेम्स और गार्ड्स पर नजर रखे। यहाँ हमें एक न्यू कैरेक्टर देखने को मिला, जिसकी पोजीशन इन सभी से डिफरेंट है, जो कि पिंक गार्ड्स का बिल्कुल उल्टा है, जिसे ऑफिसर के रूप में दिखाया गया है।
है। यह एक और पावरफुल पोजीशन है, बट ये ऑफिसर काफी ब्रूटल के साथ साथ एक बुरा व्यक्ति है जो खुलेआम तरीके से प्लेयर्स के ऑर्गन्स का कालाबाजारी करता है। वो तो वैसे भी मरने वाले हैं। अगर हम उनके ऑर्गन देकर किसी को जिंदगी देते हैं तो उसमें बुराई क्या है? यह भी स्क्विड गेम के ओल्ड मेंबर में से एक है, क्योंकि इन्होंने मैनेजर नंबर 11 से 7 साल पहले एक हॉस्पिटल में मुलाकात की थी जब वह उत्तर कोरिया से भागने के बाद वीकेंड अनसिक्योर थी। इन्होंने इसे एक बेहतरीन गार्ड के रूप में देखा और इन पर दया करते हुए इन्हें स्क्विड गेम का हिस्सा बना लिया। तुम्हारी हालत देखकर मुझे दुख हुआ था। जिंदा रहने का एक चांस देना चाहता था तुम्हें। और मैं इसके लिए आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन यह ऑफिसर भी फ्रंटमैन से डरता है। सो देखा जाए तो यह इन सभी से ऊपर है। लेकिन आपको बता दूं, स्क्विड गेम की असल परत वीआईपी है। यह हाई क्लास और डेडली गेम्स के फाइनेंसर हैं जो कि दुनिया भर से आते हैं। पिंक सोल्जर्स और यहाँ तक कि फ्रंटमैन भी इनके गुलाम हैं जो वीआईपी के सिस्टम में बंधे हुए हैं। अगर कभी किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो इन तक पहुँचना नामुमकिन है। इनकी उपस्थिति गेम्स के रियल उद्देश्य को प्रकट करती है। स्क्विड गेम गरीबों के लिए एक दूसरा मौका नहीं बल्कि इन वीआईपी का एंटरटेनमेंट है। अगर टेक्निकली रूप से देखा जाए तो सभी लोएस्ट रैंक इनके आगे बेजान वस्तुओं की तरह है। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी मनुष्य से उसकी मानवता छीन ली गई हो। इसके बाद ये मास्क वाला वेटर जो कि एक साधारण गुलाम है जो बिना किसी सवाल के वीआईपी के इच्छा के अनुसार काम करते हैं, लेकिन उनके लिए खेल एक मात्र तमाशा से ज्यादा कुछ नहीं। यह एक तरह का हाई दाव वाला जुआ है जहाँ वे मानव जीवन पर उसी तरह दाव लगाते हैं जैसे कोई हॉर्स रेसिंग पर दाव लगाता है। जब कोई मरता है तो वे खुशी मनाते हैं, साथ ही दूसरों के दुख पर हंसते हैं। उनके लिए गेम्स के कोई मायने नहीं है। वे खुद की डिजायर इच्छाओं को सेटिस्फाई करने के बारे में सोचते हैं, जो विशेष रूप से ग्लास ब्रिज गेम के दौरान देखा गया था, जहाँ एक खिलाड़ी अपने ग्लास वर्किंग के एक्सपीरियंस से प्लेयर्स को हार्ड पैनल के बारे में बता रहा था, जिसमें इन वीआईपीज का मजा खराब और काफी बोरिंग फील होने लगा। I didn't catch it either. Well, that's no fun. इसलिए वे लाइट्स बंद करा देते हैं, केवल अपना एंटरटेनमेंट बढ़ाने के लिए उसे गेम से बाहर करवा दिया। ये इतने पावरफुल हैं कि फ्रंटमैन भी बिना किसी क्वेश्चन के इनके मांगों को पूरा करता है। वह भी इनके आगे वेटर जैसा ही गुलाम है। एक्चुअली वीआईपी से जुड़े सबसे परेशान करने वाले मूवमेंट्स में से एक यह था जहाँ ये स्टाफ के एक मेंबर का शोषण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वह एक पुलिस वाला था, इसलिए वहाँ से बच निकला। Tell me everything you know about the game. वीआईपी लोगों को ओनली अपने मनोरंजन के रूप में देखते हैं। यह किसी और के इशारे पर काम नहीं करते बल्कि अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, जो स्क्विड गेम के किसी प्रकार के रूल्स को फॉलो नहीं करते। यह अपने पैसे से इस डेडली गेम को ऑपरेट करते हैं। हम सभी ने प्लेयर नंबर 1 यानी ओ इल्लाम को गेम में देखा होगा, जो पूरे स्क्विड गेम के प्रमोटर हैं, जिसे इन सभी में टॉप पर दर्जा मिला हुआ है और वह इन सभी से ऊपर खड़ा है। सो यह कोई इत्तेफाक नहीं कि ओ इल्लाम ही स्क्विड गेम के क्रिएटर हैं, क्योंकि उन्होंने बताया था कि हमने इस गेम को इसलिए बनाया बिकॉज इनकी लाइफ में इतना पैसा था जिससे इनकी जिंदगी में कोई मजा और रोमांच ही नहीं रहा। और फिर इन सभी ने मिलकर स्क्विड गेम की नींव रखी, जिसमें ये कमजोर लोगों को एक मौका देने के बजाय उन्हें अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं। वैसे रियलिटी में देखा जाए तो इनका पकड़ा जाना जरूरी है और तभी इस गेम का एंड हो सकता है, लेकिन इन्हें टच कर पाना भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये कुछ समय के लिए ही गेम्स देखने को आते हैं और मौका मिलते ही यहाँ से निकल जाते हैं। खैर गाइस, आपको ये रैंकिंग कैसी लगी कमेंट में बताइए।